एक मिनट, हाँ, जितने थे उतने वापस आए नहीं अभी तक। ओके ठीक है, जितने भी आए। हाँ, ionic solid. Ionic crystals have the following characteristics. The constituent particles of the ionic crystals are charged ions. Okay, भाई मैंने आपको बोला था नाम ही आयनिक क्रिस्टल्स है, ऑब्वियसली इनका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा, चार्ज आयंस। चार्ज आयंस कौन से होते हैं, कटायन और एनायन। द कटायन एंड एनायंस में डिफर इन साइज, वो लोग साइज में डिफर जरूर कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि कटायन और एनायन का साइज एनायन का साइज सेम हो, डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। ईच आयन ऑफ अ गिवन साइन ऑफ अ चार्ज is bonded to ion of oppositely charged around it by a coulombic force। वो तो सबको पता ही है ना, कि अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव के करीब होगा, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि पॉजिटिव पॉजिटिव बाजू में हो, नहीं पॉसिबल है ना। पॉजिटिव तो दूसरा क्या आजू बाजू में होगा, नेगेटिव होगा, और इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होने वाला है, कोलम्बिक फोर्स, है ना। उनके बीच में कौन सा फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो। इन अदर वर्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ द आयनिक क्रिस्टल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयंस। बहुत लॉजिक है, तभी तो उनके अंदर कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड होगा, इसीलिए तो उनको आयनिक सॉलिड्स भी बोलते हैं, है ना। आयनिक क्रिस्टल्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ये भी याद रखना पड़ेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि आयनिक सॉलिड्स कैसे होते हैं, हार्ड और ब्रिटल होते हैं। हार्ड होते हैं बट अगर गिर गए नीचे तो टूट जाएंगे, ब्रिटल, है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपको रट्टाफाई करनी पड़ेगी, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, समझा नहीं सकते, है ना। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। इन सॉलिड स्टेट, वो भी मेंशन है, सॉलिड स्टेट में अगर ये होंगे, ये अगर सॉलिड स्टेट के अंदर है तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बट अगर इनको आप एक्वस सोल्यूशन, मतलब इनके अंदर पानी डाल दिया आपने, इसका एक्वस सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो फिर या उसको मेल्ट कर दिया आपने, जैसे हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिक्वायर्ड रहता है ना, या तो मेल्टिंग या तो मेल्टेड फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है या उसका एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर्ड होता है, तो अगर आप इसको मेल्ट कर दोगे या इसका एक्वस सोल्यूशन बना दोगे तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, क्योंकि चार्ज आयंस है ना। तो हाउएवर दे आर गुड कंडक्टर्स व्हेन मेल्टेड और डिसॉल्व्ड इन वाटर। डिसॉल्व्ड इन वाटर का मतलब क्या है, एक्वस सोल्यूशन बनाना, है ना। फॉर एग्जांपल, इसमें एग्जांपल क्या आता है, एग्जांपल भी एटलीस्ट दो याद रखने हैं बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो एग्जांपल एटलीस्ट याद रखो। एंट्रेंस में तो सब याद रखने पड़ते हैं, बट अभी के लिए बोर्ड्स के लिए सिर्फ दो एग्जांपल याद रखो जो आपको याद हो सके। NaCl KCl याद कर लो, सिंपल है, NaCl और KCl, है ना, ये दोनों क्या है, आयनिक सॉलिड्स। क्लियर, इतना समझ में आ गया। हाँ सर, हाँ okay. सर। ठीक है, तो कोई मैं बोल रहा हूँ आप एक्चुअली इसमें मैंने कुछ समझाया नहीं, आप लोगों को क्या रेक्टिफाई करना पड़ेगा। 4 पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है, आयनिक क्रिस्टल्स या आयनिक सॉलिड, आपको ये 4 पॉइंट लिखने पड़ेंगे एग्जाम में। और एक बड़ा सा क्वेश्चन भी आ सकता है, जो बड़ा क्वेश्चन जो आपके पैटर्न में जो भी रहेगा, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, तो उसमें सब लिखना पड़ेगा, तो सबके 2-2 पॉइंट्स एटलीस्ट लिखने पड़ेंगे। हालांकि इतने बड़े आपके सिलेबस में कोई बड़ा क्वेश्चन आता है, कितने मार्क का आता है मैक्सिमम, कितने मार्क का क्वेश्चन मैक्सिमम आता है, मुझे आइडिया नहीं है पैटर्न के बारे में। ज्यादा से ज्यादा मैक्स 4 मार्क का ही आता है ना। हाँ सर। 4 मार्क के लिए तो फिर तो कम चांसेस है, बढ़ा सकता है फिर भी बड़ा क्वेश्चन, बहुत कम चांसेस है कि पूरा इतना बड़ा पूछ ले कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, फिर तो इतना सारा लिखना पड़ेगा। 4 मार्क के लिए इतना सब लिखना एक तरह से मुश्किल तो है, क्या पता आ भी सकता है, ठीक है। चलो, तो ये मैं एक तरह से मैं पहले ही बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आयनिक क्रिस्टल, कोवैलेंट क्रिस्टल्स, तो इंडिविजुअल में भी इंपॉर्टेंट है,
और पूरा एक साथ भी इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स करके भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओके, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स, इसको कोवेलेंट सॉलिड बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड्स बोलते हैं, जाइंट सॉलिड बोलते हैं, सिर्फ इसके नाम, ठीक है। देखो इसमें क्या है, ऑब्वियसली नाम ही कोवेलेंट है तो इनमें कौन सा बॉन्ड होने वाला है, आपस में कोवेलेंट बॉन्ड होगा, है ना। तो क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड्स आर एटम्स, इसमें क्या होने वाले हैं, एटम्स होंगे, है ना, एटम्स ही होंगे, क्योंकि इसके अंदर आयंस हो नहीं सकते, आयंस होंगे तो फिर तो आयनिक सॉलिड में चले जाएगा, तो फिर तो उनके अंदर आयनिक बॉन्ड होगा, तो इनके अंदर क्या होने वाले हैं, एटम्स। The atoms in this crystals are linked by continuous system of covalent bonds, है ना। The result is a rigid three dimensional network। अभी क्योंकि आपस में इनके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में नजदीक नजदीक होंगे और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इसके वजह से ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके अंदर थ्री डायमेंशनल नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड्स भी बोलते हैं, और काफी बड़ा बनता है, इसलिए इसको बोलते हैं जॉइंट मॉलिक्यूल। देखो लिखा भी है, द रिजल्ट इज द रिजिड थ्री डायमेंशनल network that forms a giant molecule. The entire crystal is a single molecule. The entire crystal is a single molecule. ठीक है, ऐसा। ओके, उसके बाद as a result of rigid and strongly bonded structure, काफी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि सबसे स्ट्रॉन्ग इसमें से कौन सा सॉलिड है, तो वो कोवेलेंट सॉलिड है। इसके एग्जांपल से ही समझ जाएगा। आप देखो उसके एग्जांपल में डायमंड है, और आपको पता है डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो अगर आपको पूछे कि इन सब में से कौन सा सॉलिड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो कोवेलेंट सॉलिड है, ठीक है। कोवेलेंट सॉलिड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ रिजिड एंड स्ट्रांगली बॉन्डेड स्ट्रक्चर, कोवेलेंट नेटवर्क क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड। In fact, they are the hardest and most incompressible of all the materials. These crystals, लॉजिक सी बात है, अगर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आपस में, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होगी, आसानी से तो बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, ये हार्ड है ना। और ऑब्वियसली इसके अंदर कोई आयंस आपको दिख नहीं रहे, कहीं पे भी आपको कोई चार्ज दिख रहा है नहीं, तो ये क्या होंगे, पुअर कंडक्टर्स। तो द इलेक्ट्रॉन्स आर लोकलाइज्ड इन अ कोवेलेंट बॉन्ड। लोकलाइज का मतलब है एक ही जगह पर है, ठीक है। लोकलाइज का मतलब क्या होता है, एक ही जगह पर होना, है ना, तो वो समझना, ठीक है। और हेंस आर नॉट मोबाइल। मोबाइल मीन्स इधर उधर घूमना, है ना, मोबाइल नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन मोबाइल नहीं है, इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पर रुके हुए हैं, तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए चार्ज को फ्लो होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना जरूरी है। एज अ रिजल्ट, कोवेलेंट सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स है। एग्जांपल इज डायमंड, क्वार्ट्ज, दैट इज SiO2, बोरॉन नाइट्राइड, कार्बोरेंडम आर नेटवर्क सॉलिड्स और कोवेलेंट सॉलिड्स। कार्बोरेंडम का अगर आपको कोई फॉर्मूला पूछे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है SiC, सिलिकॉन कार्बोरेंडम। जितना मुझे पता है शायद यही है, कोई चेक करके बताओ मुझे फिलहाल, अभी गूगल करके देखो, कार्बोरेंडम यही है क्या? ये कार्बोरेंडम है, कोरेंडम है, तो कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। आई थिंक यही है, फिर भी चेक कर लो। एक एल्यूमिनियम भी हो सकता है, AlCl3 शायद, उसको भी कार्बोरेंडम। कोई एक कार्बोरेंडम है, एक कोरेंडम है, बराबर है। चेक। बराबर है, बराबर है सर। ओके। SiC है ना, हाँ ठीक है। SiC सिलिकॉन कार्बाइड है, इस कार्बोरेंडम। आगे क्यों जा रहा है, इतना टाइम क्यों लगा रहा है? ओके, तो सिंपल, ऑब्वियसली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सब समझ में आ रहा है, सेंसिबल है एक्चुअली, ज्यादा भी रेक्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। ऑब्वियसली इसमें कोई आयंस नहीं है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होने ही वाले हैं, है ना। और मैंने अभी आपको बताया काफी हार्ड होते हैं, इसके एग्जांपल डायमंड है, ये सब है, ठीक है, याद रख। तो यू नो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, पता है, हार्डेस्ट नोन मटेरियल है। ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड, याद रखना, ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन भी है। कोवेलेंट सॉलिड का एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट जो है वो कोवेलेंट सॉलिड में आता है, और कोवेलेंट सॉलिड आपको पता है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर नहीं बोल सकते, और तो भी ठीक ठाक है, वो कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी फिर भी, है ना, वो कंडक्ट कर सकता है। तो देखो लिखा भी है, ग्रेफाइट इज अ कोवेलेंट सॉलिड येट सॉफ्ट,
है ना, इसमें लिखा है वेरी हार्ड। तो अगर आपको कोई पूछे कि मॉलिक्यूलर कोवेलेंट सॉलिड का एक्सेप्शन क्या है, आंसर इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज द एक्सेप्शन, है ना। एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सप्लेन क्यों ऐसा होता है। इसके अंदर होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रीजन है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी को लिखना है बाजू में लिख लेना अगर बुक लेके बैठे हो तो। आंसर है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एग्जैक्ट क्या होता है वो आपको पी ब्लॉक में समझ में आएगा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने लिख के भेजा आप लोगों को, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये रीजन है ग्राफाइट का। ग्राफाइट ऐसा क्यों है कि ग्राफाइट गुड कंडक्टर है। अभी तो मैंने आपको बताया था कि अगर इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होते हैं तो पैड कंडक्टर होता है। लोकलाइज का मतलब एक जगह पर रुका हुआ होना, बट इसके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है। और वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा के पाई पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ग्राफाइट जो है वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान रखना। बट देखो ना, कार्बन दोनों ही कार्बन एक दूसरे के, ये दोनों पॉलीमॉर्फिक है ना। डायमंड और ग्राफाइट आर पॉलीमॉर्फस ऑफ ईच अदर, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम एलिमेंट। एंड कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स है। डायमंड देखो बैड कंडक्टर है, क्यों? क्योंकि डायमंड के अंदर आपको पता है डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। एनीवन? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एनीवन? किसी को पता है डायमंड में एक कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है? 4। परफेक्ट, है ना, 4 से जुड़ा हुआ रहता है। 4 इज द आंसर। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई फिर? डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर नहीं बोल सकते, टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल सही है, टेट्राहेड्रल। पर टेट्राहेड्रल तो ज्योमेट्री है यतीश, मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा हूँ। हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो ये सब याद रखना जरूरी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, sp3, है ना। ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल। ये सब याद रखना। इनफैक्ट इसका तो बॉन्ड लेंथ भी याद रखना होता है। जितना मुझे याद है 140 पॉइंट समथिंग, याद आ रहा है। इसका बॉन्ड लेंथ भी याद रखना होता है, पी ब्लॉक में होगा वो। मतलब सीईटी का फेमस क्वेश्चन में से एक है, यहाँ नहीं भी है। आपको इसकी बॉन्ड लेंथ भी याद रखनी होती है। मतलब सबकी बॉन्ड लेंथ याद नहीं रखनी होती, स्पेशली हमें डायमंड की बॉन्ड लेंथ याद रखनी होती है कि एक कार्बन से दूसरे कार्बन के बीच में डिस्टेंस कितना है। शायद 154 पिकोमीटर है, आई गेस, आई एम नॉट रॉन्ग, 154 पिकोमीटर है, मुझे याद आ रहा है। शायद ना रॉन्ग भी हो सकता हूँ, मत लिखना, बाद में देख लेंगे पी ब्लॉक में। ठीक है, सिमिलरली ग्राफाइट, अब मुझे बताओ ग्राफाइट के अंदर, ग्राफाइट में एक कार्बन कितने कार्बन से अटैच रहता है? जैसे आपने डायमंड में बताया 3। कि एक, हाँ सही है, 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई फिर? sp2। sp2, sp2। बराबर, sp2 है ना, sp2 होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, फिर इसीलिए तो यही तो रीजन है कि कंडक्टिव है। मैं आपको पूरा मतलब कंसेप्ट में लेके जा रहा हूँ। अभी आप सोचो, आपको पता है सबको कि कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 4। 4। 4। आपको पता है 4, है ना, 4 होते हैं। और आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन डिसाइड करता है? हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करता है सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन कौन डिसाइड करता है? सिग्मा बॉन्ड। और आपने अभी बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इसका sp2 है, sp2। और आपने ये भी बोला कि एक कार्बन 3 से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है ना। तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा वो क्या आ गया? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। फिर इसने एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब एक पाई बॉन्ड है। और वो पाई वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है। इसलिए अगर आपको कोई पूछे कि ग्राफाइट के अंदर कितने पाई बॉन्ड है, एक, सिग्मा कितने हैं, 3, और पाई कभी काउंट नहीं होता हाइब्रिडाइजेशन में। और वो जो पाई वाला इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज होता है। डीलोकलाइज मतलब एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहता है, और रुका हुआ नहीं रहेगा, डीलोकलाइज होगा। ऑब्वियसली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने वाला। समझा मैंने क्या बताया? कभी गलती से भी मत भूलना ये सब कि एक डायमंड के अंदर एक कार्बन 4 से जुड़ा हुआ है, ग्राफाइट के अंदर एक 3 से जुड़ा हुआ है। डायमंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ग्राफाइट की sp2 है। ये सब ध्यान में रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट है वरना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। उसके पता, इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट है। ग्राफाइट जो होता है वो लेयर्ड होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर है। मतलब कैसा? मतलब अगर समझो ये एक शीट है, ऐसे हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो ग्राफाइट ऐसा स्ट्रक्चर है ना कि फिर ये दूसरी शीट है, फिर ये तीसरी शीट है,
ऐसे लेयर्ड है, एक लेयर के बाद लेयर, एक लेयर के बाद एक लेयर, ऐसे लेयर है। और इन लेयर्स में लेयर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेयर्स आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब यहाँ स्ट्रक्चर नहीं है, पी ब्लॉक में इसको हम डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे, वरना रुको एक मिनट को, पी ब्लॉक अगर रहेगा ना अभी बता दें, एक्चुअली ये देना चाहिए था यहाँ पर, पी ब्लॉक आपको रहेगा एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 18 16 बोरॉन कार्बन, आई थिंक ये मेरे ख्याल से 11th में चला गया, आई थिंक 11th में चला गया, बिकॉज बोरॉन इज ग्रुप 13 14 इज कार्बन, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हाँ हटा दिया। ये आपके 11th स्टैंडर्ड की बुक में देखने मिलेगा आपको, क्योंकि पिछले साल था, अभी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 3 ही ग्रुप है, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 17 एंड 18। इसके पहले कैसे होता था, 16 17 18 होता था, तो भी नहीं आता ना इसमें, हाँ तो भी नहीं आता, क्योंकि 13 14 होता है कार्बन वाला, आई थिंक यहाँ पर नहीं दिखेगा आपको। बट इसके पहले वाली जो बुक थी ना, उसमें इन्होंने डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिया था, इन्होंने यहाँ पर हटा दिया, बट उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप पुरानी बुक एक बार देख लेना, अगर किसी के पास रहेगा फोटोज तो। क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, उसकी बॉन्ड लेंथ याद रखना है आपको, डायमंड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, ग्रेफाइट की बॉन्ड लेंथ कितनी है, और ग्रेफाइट में जो 2 लेयर होते हैं, 2 लेयर के बीच में डिस्टेंस कितना है वो भी पूछते हैं। ठीक है, ये मैं आपको और बाद में कभी बताऊंगा, अभी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है इन्होंने, रिमेंबर में both ionic and covalent crystals are hard and have high melting and boiling point, दोनों हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होती है दोनों की ऑलमोस्ट, बट दोनों में कंपेयर करें तो कोवेलेंट ज्यादा होता है, ध्यान रखना। वी कैन यूज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम, अगर हमें इन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, बिकॉज हमें पता है कि आयनिक सॉलिड्स जो होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स है इन सॉलिड स्टेट, है ना, बट आयनिक सॉलिड जो है वो एक्वा सोल्यूशन में कंडक्ट करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में कंडक्ट करते हैं, बट कोवेलेंट सॉलिड जो है उसको आप पानी में भी डाल दोगे तो भी कंडक्ट नहीं करने वाले, है ना। वी कैन डिस्टिंग, अगर आपको क्वेश्चन जाए आयनिक और कोवेलेंट को अगर हमें डिस्टिंग्विश करना है तो किस बेसिस पे करोगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, बिकॉज आयनिक भी पुअर कंडक्टर है, बट वो सॉलिड स्टेट में पुअर कंडक्टर है, अगर मैं उसका एक्वा सोल्यूशन बना दूं तो वो गुड कंडक्टर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, बट कोवेलेंट आप चाहे पानी में डालो या सॉलिड स्टेट में लो या मेल्ट करो, वो कंडक्ट नहीं करने वाला है। ठीक है, बोथ आर इंसुलेटर्स एट लो टेम्परेचर, दोनों के दोनों इंसुलेटर अगर लो टेम्परेचर पे लेके जाओगे। ठीक है, आयनिक सॉलिड बिकम्स गुड कंडक्टर ओनली एट हाई टेम्परेचर अबाउ देयर मेल्टिंग पॉइंट, लॉजिक सी बात है, आयनिक सॉलिड जब पिघलेगा मेल्टिंग फॉर्म में होगा तभी तो कंडक्ट करेगा, है ना, लो टेम्परेचर पे होगा तो वो तो सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में वो कंडक्ट करने वाला नहीं है, हमने पढ़ा है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ कोवेलेंट सॉलिड्स इज इन जनरल लो एंड इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर, उनकी भी कंडक्टिविटी बढ़ती है अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो। However, there is no abrupt rise in conductivity when substance is melted. अगर आप मेल्ट भी कर दोगे ना तो कोई खास कंडक्टिविटी बढ़ती नहीं है, जबकि आयनिक में बढ़ जाती है। ठीक है, तो डिफरेंस समझ में आया, कोई डाउट है तो बताओ। No doubt, sir. ओके ठीक है, तो ब्लू वाला पॉइंट भी हो गया। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन आयनिक एंड कोवेलेंट सॉलिड्स। ठीक है, तो 2 तो हो गए। नेक्स्ट उसके एमसीक्यू सॉल्व किए इलेक्ट्रोकेम के? No, sir. करो, सॉल्व करो, सॉल्व कर लो, अच्छा रहेगा। यही प्रॉब्लम होती है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये टाइम पे नहीं करते, यही इश्यूज इसी वजह से होते हैं। इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे सकता हूँ। मैं काफ़ी स्टूडेंट को बोलता था, मतलब मैंने अभी नीट का रिजल्ट आया ना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आजकल फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं मुझे नीट के स्टूडेंट्स के एंड ऑल। क्यों आते हैं, जब मैंने उनको पढ़ाया था तब मैंने उनको टाइम पे बोला था कि भाई मैंने आज ये चैप्टर पढ़ा दिया है, प्लीज़ इसके एंड में जो भी है वो कर लो सॉल्व। नहीं करते, भले ही कितना भी अच्छा स्टूडेंट हो, कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, वो 95% किसने स्कोर क्यों ना किया हो बोर्ड्स में, मैं 10th की बात नहीं कर रहा, मैं 12th की बात कर रहा हूँ, 12th में भी किसी ने अगर 95 क्यों ना स्कोर किया हो, तो रट्टा फाई से कोई भी स्कोर कर सकता है। ठीक है, बट अगर उसने बराबर से टीचर के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं किए,
अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, खाली रट्टा फाई करके 95% ला लिया है, हारेगा ही, नहीं नहीं होगा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर। अब ऐसे ही काफी स्टूडेंट है जिनको मैंने पढ़ाया है, उनको मैं बोलता था टाइम पे कि भाई ये कर लो ये कर लो, करते ही नहीं है, हमेशा पूछता था किया नहीं किया। अब अभी आज देखो, अभी फोन आता है, सर इतना कम मार्क्स आया, क्या करूँ, ड्रॉप करूँ वापस, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर पहले बात मानते नहीं है, फिर जब मुसीबत में आते तब फोन करते हैं। अब उनको याद आ रहा है, मैं पहले बोलता था तो मानते नहीं थे, तो अभी वो लोग अटक जाते हैं। अभी किसी को 450 आया है, किसी को 500 आया है, किसी को 510 आया है, 510 में भी सिलेक्शन नहीं होने वाला मेडिकल कॉलेज के लिए। ये पेपर इजी था, पेपर काफी इजी था इस बार का नीट का। कट ऑफ कम से कम 560 570 के आसपास जाएगा। जिनको 560 के आसपास मार्क्स है नीट का स्कोर, उनके चांसेस है। एक बार 550 भी सेफ साइड है, बट जिनको 550 बिलो है, बहुत कम चांसेस है मेडिकल कॉलेज का मिलना। और गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के डिफरेंसेस देखो। गवर्नमेंट के अंदर फीस अब भी के, मेरे टाइम तो कम थी, फिर भी हर साल बढ़ाते जा रहे हैं वो लोग गवर्नमेंट की भी, बट अभी भी अगर आप देखो तो हार्डली 80,000 या 90,000 रहेगी। मेरे टाइम तो 70,000 या ऐसे ही कुछ था, तो बढ़ा रहा है, इसलिए मैं आपको 80,000 बोल रहा हूँ। प्राइवेट की देख लो, प्राइवेट 8 लाख से शुरुआत होती है, 8 लाख। किसी किसी कॉलेज की तो 10 लाख 12 लाख भी है। तो 10 लाख 12 लाख कहाँ, 10 गुना फर्क। थोड़ी पढ़ाई कर ली होती तो रिग्रेट होता बाद में। ये जिनको एमबीबीएस करना होता है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो पढ़ो, अच्छे से सब कुछ सॉल्व करो, सही टाइम पे सब कुछ करोगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर सही टाइम पे नहीं पढ़ोगे तो आप दुनिया की सबसे बेस्ट क्लासेस ज्वाइन कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। सब कुछ आपके ऊपर है, आपके डेडिकेशन पे है। स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम, बोर्ड एग्जाम क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं है, पास होना हर कोई हो जाएगा। कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएगा ना एग्जाम में, वो भी पास हो जाएगा। अगर आपका एम सिर्फ इतना है कि मैं बोर्ड एग्जाम क्लियर कर लूँ, तो वो तो हर कोई कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। कुछ डिफरेंट करोगे तो ही आप, हाँ, आपका एक अलग लेवल बनेगा, आपका एक अलग स्टेटस बनेगा, या आपकी कुछ पर्सनैलिटी बनेगी। आई थिंक मेरा तो यही मानना है। वरना तो ठीक है ना, सभी क्लियर कर लेते। कितने लोग एग्जाम देते होंगे 12th स्टैंडर्ड, कम से कम एचएससी की अगर बात करो तो कम से कम 20-25 लाख तक एग्जाम देते ही होंगे हर साल एटलीस्ट, इतने तो। उसमें से कितने ही पास हो जाते हैं, 85% तो पास ही हो जाते हैं। 85% कम थोड़ी होता है। कि वो तो एकदम ही गए गुजरे जो होते हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं नमूने, जो लोग कॉमर्स की फील्ड में जाके और फिर साइंस ले लेते हैं, 11th कॉमर्स या फिर 12th साइंस करने लगते हैं, ऐसे भी होते हैं कोई कोई। उनकी बात अलग है, फिर भी वो भी पास हो जाते हैं कभी कभी तो, ऐसे भी मैंने देखे हैं। वही बोल रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है बोर्ड एग्जाम क्लियर करना, कुछ और टारगेट होना चाहिए लाइफ में। क्या मुझे ये अचीव करना है, मुझे एंट्रेंस एग्जाम, इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज भी आपको मिल जाएगी। अगेन आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप सीईटी दोगे और सीईटी में अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर करोगे ना, 200 आउट ऑफ, तो भी आपको इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएगी। बट अगर एक बंदा 180 स्कोर करता है 200 में से, तो उसके और आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत डिफरेंस है। आप 100 मार्क लाके कोई इंजीनियरिंग कॉलेज ले लोगे और आप लॉक हो जाओगे इस कॉलेज में, 4 साल 4.5 साल जो भी इंजीनियरिंग का ड्यूरेशन है। और उसके बाद बाहर निकलने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला, एक पेपर मिलेगा बस, डिग्री, जॉब नहीं मिलने वाला कहीं पे भी। क्यों? ऑब्वियसली यार, आपने 100 मार्क करके ले आते, एक बंदे ने 180 स्कोर करके इंजीनियरिंग मिलेगा। इसीलिए अभी से ट्राई करो, काफी मेहनत करोगे तब जाके कुछ मिलेगा, ध्यान रखना। ये पहले ही मैं बोल रहा हूँ, पढ़ो थोड़ा सा, फायदा रहेगा, बाकी आपकी मर्जी, पढ़ो थोड़ा सा, ठीक है। बाकी टफ कुछ नहीं है, सीईटी तो स्पेशली मैं बोल रहा हूँ कुछ भी टफ नहीं है, सीईटी तो एकदम एकदम इजी आती है, बहुत इजी है। जिसने ये जो बुक में अभी आपको पढ़ा रहा है उसका अगर एक एक लाइन अच्छे से पढ़ी है ना, उसके लिए सीईटी तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल एग्जाम है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है सब कुछ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ घुमाते ही नहीं, घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछते वो। अगर किसी को ऐसा फियर है सीईटी को, एंट्रेंस एग्जाम को लेके, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भी टफ नहीं आता लिटरली सीईटी। और शायद सीईटी का अभी का पैटर्न जैसे पता नहीं, बट जितना मुझे पता है अभी सिर्फ 12th ही आता है, और शायद 11th के कुछ गिने चुने चैप्टर्स है वो 11th के आते हैं, ऐसा है पैटर्न।
बोल रहा हूँ अभी से अगर पढ़ोगे अच्छे से, जो पढ़ा रहा हूँ मैं लाइन तो क्यों पढ़ाता हूँ, इजी में पढ़ाता हूँ ताकि आप लोगों को इजी हो एंट्रेंस एग्जाम, बट पढ़ते ही नहीं है, क्या करेंगे, ये इशू है। प्लीज अपना टारगेट इतना मत रखो कि बोर्ड एग्जाम क्लियर करनी है, वो कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। ओके, molecular solids, substances such as chlorine, मीथेन, H2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑन सॉलिडिफिकेशन। अब आपको कुछ लोग सोचेंगे यार ये तो क्लोरीन तो गैस होता है, इसको कहाँ हमने सॉलिड में डाल दिया, काफी लोगों को ये डाउट आता है, ठीक है। बट इसीलिए तो उन्होंने वर्ड लिखा ऑन सॉलिडिफिकेशन। ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। ऑन सॉलिड इसीलिए उन्होंने मेंशन किया है ऑन सॉलिडिफिकेशन। ऑन सॉलिडिफिकेशन ऐसा कोई रूल नहीं है यहाँ कि आपके जो फिलहाल रूम टेम्परेचर पे जो सब्सटेंस आपको गैसियस फॉर्म में दिख रहा है वो गैस है, उसको हम सॉलिड नहीं बोल सकते हैं। ऑन सॉलिडिफिकेशन उसको कूल करके जो भी उसका स्ट्रक्चर बनेगा उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, वो भी सॉलिड के कैटेगरी में आता है। तो ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है सॉलिड स्टेट का यहाँ पर, सॉलिड स्टेट में कि जो रूम टेम्परेचर पे जो आपको स्टेट दिख रहा है वो सॉलिड स्टेट है, इसके अलावा बाकी जो भी है वो, जो लिक्विड दिख रहा है वो लिक्विड है, जो गैस दिख रहा है वो गैस है, ऐसा नहीं है। ये तो आप सोचना ही मत, वरना तो फिर क्लोरीन कैसे सॉलिड हो गया, तो गैसियस स्टेट में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना उनको भी सॉलिडिफाई करके उनका सॉलिड स्ट्रक्चर जो भी होगा उसको स्टडी करते हैं और वो किसमें फिट होता है। तो क्लोरीन सिंस मॉलिक्यूल है, मीथेन एक मॉलिक्यूल है ना, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आ गए, ठीक है। नाम ही मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होने वाले, मॉलिक्यूल्स, है ना। सबसे पहले वाले में आयंस था, दूसरे वाले में एटम्स थे, इसमें क्या होने, मॉलिक्यूल्स। सब्सटेंस सच एज क्लोरीन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑन सॉलिडिफिकेशन गिव्स मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स। क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर आल्सो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो भी सब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में ही आते हैं ज्यादातर, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स ही होंगे। और अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स, अनबॉन्डेड सिंगल एटम्स ऑफ द सेम सब्सटेंस, ऑफ द सेम सब्सटेंस। मतलब अगर क्लोरीन बोलो तो सारे क्लोरीन 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 ही होने चाहिए, तो ऐसा नहीं कि एक क्लोरीन के अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया, नहीं, क्या ऑफ सेम सब्सटेंस। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, किसी को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड, और किसमें होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। दो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसा नहीं होता। किसी को पता है हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है और कौन से एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करते हैं। वाटर में होता है। वाटर में होता है, सही है, वाटर में होता है, बट कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जिनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये सब क्वेश्चन है जो आने चाहिए बीइंग अ साइंस स्टूडेंट, अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। सर एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब। हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, बट कौन से एलिमेंट्स में होता है, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर है, फिर भी कुछ एलिमेंट्स के बीच में एग्जिस्ट करता है, मॉलिक्यूल के HF एक एलिमेंट से दूसरे। हाँ, किसमें, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, इसका एक निमोनिक है, फोन, है ना, फोन में एग्जिस्ट करता है ऐसे बोलते हैं। स्टूडेंट को पूछते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, तो तुरंत वो लोग बोलते हैं फोन। फोन मींस फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। वो मॉलिक्यूल जिनके अंदर फ्लोरीन दिखता है, ऑक्सीजन दिखता है, नाइट्रोजन होता है, उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इसीलिए आपको एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, पता है आपको, पता है ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, बराबर ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है पीरियोडिक टेबल में। ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ऑक्सीजन, ये सल्फर, ठीक है। पीरियोडिक टेबल जाके देख लेना अगर आपको चाहिए तो। अगर मैं इन दोनों में H2 जोड़ दूं तो यहाँ पर ये बन जाएगा वाटर, और इसमें भी H2 जोड़ दूं तो ये बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है ना। H2O और ये H2S, दोनों में हाइड्रोजन ही जोड़े, तो फिर ऐसा क्यों कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड है और हाइड्रोजन सल्फाइड रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में, ऐसा क्यों हुआ, एक क्वेश्चन आता है। रीजन है क्लियर कट है कि H2O के अंदर O है, और जिसमें भी O होता है, जिसमें भी O है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सिबिट करेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब दो वाटर मॉलिक्यूल को क्लोज लाएगा, वो दो मॉलिक्यूल के बीच वाला फोर्स है। तो दो वाटर मॉलिक्यूल को अगर वो क्लोज लाएगा,
कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर किसी भी मॉलिक्यूल को क्लोज लाएगा तो ऑब्वियसली उनका स्टेट चेंज होकर क्या हो जाएगा, लिक्विड। और ज्यादा क्लोज लाओगे तो सॉलिड। इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि वो सॉलिड बना दे, बट फिर भी है कि काफी वाटर मॉलिक्यूल्स को क्लोज ला सकता है, और वाटर मॉलिक्यूल को अगर क्लोज लाएगा तो सिंपल सी बात है कौन सा स्टेट में दिखेगा, लिक्विड। पर H2S की बात करें तो H2S में सल्फर है, सल्फर एग्जिबिट कर ही नहीं सकता हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसीलिए दो H2S के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं। जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो दो H2S के मॉलिक्यूल दूर होंगे, और दूर दूर होंगे तो फिर कौन सा स्टेट होने वाला है, गैसियस स्टेट। इसलिए ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई वाटर इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। समझा मैंने क्या बोला? यस सर। काफी कंसेप्चुअल है ये सब भूलना नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखना इसका जो मैंने अभी समझाया। तो अगली बार से कोई पूछे आपको कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, फोन करके याद रखना, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हालांकि और भी बहुत सारे डिटेल्स होते हैं इसके बारे में, बट मैं अभी ज्यादा डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ। अभी के लिए इतना याद रखो कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जिन भी मॉलिक्यूल में होंगे, जैसे अभी आपने HF बोला था, HF में भी फ्लोरीन है तो उसमें भी होगा, अमोनिया उसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया में नाइट्रोजन है उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब ये भी दिमाग में मत लाना कि जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो सब लिक्विड ही होंगे, नहीं, ऐसा भी रूल नहीं है। केमिस्ट्री अलग अलग जगह अलग अलग एक्सप्लेनेशन सब चीज का। अब अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अमोनिया के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बट अमोनिया थोड़ी लिक्विड है, अमोनिया तो गैसियस स्टेट में है। तो डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितनी स्ट्रांग है, सबके अंदर अलग अलग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। HF में अलग है, वाटर में अलग है, अमोनिया में अलग है। सबसे पावरफुल किसमें होगी, HF में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आपको पता है इन तीन एलिमेंट में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उन्हीं में हो सकती है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जो दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आप देखोगे पीरियड टेबल में तो इन तीन मॉलिक्यूल की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और कुछ हद तक बोल रहा हूँ मैं, वैसे तो पॉपुलर तो ये तीन ही है, बट कुछ हद तक क्लोरीन जो है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिबिट करता है, बट फेमस ये तीन ही है। क्लोरीन भी बोल सकते हैं, बट किसी टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है कि क्लोरीन भी कुछ हद तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है, बट फेमस तीन ही एग्जांपल है, दैट इज 4, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। समझ में आया? यस सर। ओके। तो ये याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर force, it is a type of intermolecular forces, it's a type of intermolecular force shown by fluorine, oxygen and nitrogen। अभी लाइटनिंग क्यों हो रही है अक्टूबर में लाइटनिंग? चलो ठीक है। द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल आर कोवेलेंट होंगे। इनके अंदर जो बॉन्ड्स होते हैं विद इन द मॉलिक्यूल कोवेलेंट होता है। जैसे अगर आपको कोई पूछेगा, अभी यहाँ पे एग्जांपल क्या दिए, मीथेन, मीथेन ऑब्वियसली ये मीथेन है, तो मीथेन के अंदर जो मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस है, जो बॉन्ड्स है, वो तो कोवेलेंट ही है ना, वो तो कोवेलेंट ही है, ठीक है, कोवेलेंट ही होता है, इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड ही होता है। तो मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। प्लीज समझो, मॉलिक्यूल के अंदर अलग फोर्स है, मॉलिक्यूल के बीच में अलग है। मॉलिक्यूल के अंदर, मैं मीथेन के अंदर की बात कर रहा हूँ, मीथेन के अंदर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, वो कोवेलेंट है, बट एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में जो फोर्स होगा वो दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? हाँ सर। यस सर। है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ मतलब समझ में आ रहा है? एक मैं बोल रहा हूँ मीथेन के अंदर का मतलब है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है, बट एक मीथेन से दूसरे मीथेन के बीच में, एक मीथेन और दूसरे मीथेन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर कि क्रिस्टलाइन, हाँ यहाँ पर वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उस वेरियस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे वापस मॉलिक्यूलर को तीन पार्ट में डिवाइड किया, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल। अगर
उनके बीच में, दो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो डाइपोल डाइपोल है, ठीक है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लिखा है, वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तो वो पहला टाइप हो गया, ठीक है। वेरी वीक, अगर दोनों के बीच में वेरी वीक है तो वो वेरी वीक डिस्पर्जन और लंडन फोर्सेस बोलते हैं उनको, ठीक है। इसके अलावा तीसरा क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आता है, अगर आपको कोई पूछे कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कौन से टाइप का सॉलिड में आता है, तो आंसर है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आता है, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में आता है। यहाँ पे 3 एग्जांपल भी लिखे हैं, वाटर, अमोनिया एंड HF, मैंने भी आपको वही बोला, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया, हालांकि फिर भी इन्होंने रिड्यूस कर दिया काफी, है ना। पहले तो है ना ये बहुत ज्यादा दिया हुआ था, ठीक है। ये जो इनके सब टाइप्स है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के जो सब टाइप्स है उनको भी बहुत ज्यादा डिवाइड किया था इन्होंने, अभी कुछ ज्यादा लिखा नहीं है, अच्छा है, काफी शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है, ये चीज अच्छी लगी। कुछ चीजें अच्छी भी की है बट कुछ बेकार भी है, जैसे बायोलॉजी की बात करें तो पता नहीं क्या भर दिया उन्होंने, इतना सारा, ऐसा लग रहा है पूरा विकिपीडिया ही निकाल के बुक में डाल दिया, इतना कौन लिखता है, बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ। यहाँ पे जो भी बायोलॉजी स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दो मॉलिक्यूल के बीच में कौन से फोर्सेस है उसके बेसिस पे उनको वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया, वीक डाइपोल डाइपोल, डिस्पर्जन और लंडन, एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये पूरा का पूरा आज मैंने जितना भी पढ़ाया है सब कुछ एकदम रट टू फाइट टॉपिक का, ठीक है। कुछ भी कई कंसेप्ट है नहीं, तो प्लीज़ थोड़ा पढ़ लेना, बाकी का हम अगले क्लास में मिलेंगे तब करेंगे। और शायद अगला लेक्चर जो होगा वो वहाँ पे कंसेप्ट आना चालू हो जाएगा, उसमें भी कुछ हद तक शायद अभी भी रटूफा है बट कंसेप्ट आ जाएगा, और इमेजिनेशन भी करना पड़ेगा आपको अगले क्लास में। अगर यहाँ तक पहुँचे तो, ये टेबल तक पहुँचे तो आपको इमेजिनेशंस भी करने पड़ेंगे, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशंस करने पड़ेंगे। अगर वो इमेजिनेशन समझ में नहीं आया तो फिर तो मैं भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, यही प्रॉब्लम है इस चैप्टर की, इसलिए मैं ये नहीं लेने वाला था, बट फिर भी मैंने सोचा ठीक है, इंटरेस्टिंग है इसलिए ले लिया। इंटरेस्टिंग है बट आपको इमेजिनेशंस करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो अगले क्लास में मिलते हैं, और प्लीज वो इलेक्ट्रोकेम के MCQ और वो सब सॉल्व कर लो, ठीक है। सर टेक्स्ट बुक वाले MCQs? हाँ टेक्स्ट बुक वाले भी करो, टेक्स्ट बुक वाले भी कर सकते हो, आपके पास कोई एक्स्ट्रा बुक है, अच्छी बुक आती है, चाहिए तो मैं बता देता हूँ, टारगेट वाली बुक आती है, मस्त है। आपको क्लासेस से टारगेट ही मिला है क्या? मिले सर। हाँ सर। हाँ, तो टारगेट के लास्ट में हर एक चैप्टर के एंड में देखो MCQs होते हैं बहुत, वो भी अच्छे है, बट वो इतने नहीं है। एक बुक आती है MCQs की, सिर्फ MCQs की बुक आती है, टारगेट केमिस्ट्री, वो भी बेस्ट है, CET के लिए बेस्ट है। अगर अभी से आप CET की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टारगेट केमिस्ट्री करके आती है, सिर्फ MCQ की बुक आती है, उसमें सिर्फ MCQs है, बहुत मस्त बुक है वो, सिर्फ CET की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई खरीदना चाहे तो वो खरीद सकता है, बेस्ट बुक है। और भी बहुत सी ये मार्वल बुक होती है, बट उसमें प्रॉब्लम है कि बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो और भी बहुत सारी बुक है, बट अभी के लिए मेरे हिसाब से अगर किसी को करना है प्रैक्टिस अभी से शुरुआत, CET की बात कर रहा हूँ मैं फिर से, CET के लिए तो टारगेट MCQ की बुक खरीदो केमिस्ट्री की,